नमस्कार छात्रों, आइए नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, ये जो साइंस का क्लास है फॉर NCERT साइंस 6 to 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे। उसमें फिजिक्स चल रहा है, उसमें साउंड वेव में गए थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बच्चों, जितना NCERT में दिया है उसका कंप्लीट पैकेज सार आपको पूरा क्या क्या दिया है उसको अपने शब्दों में रियल लाइफ के साथ अटैचमेंट करके आपको बताया जाता है। तो देखिए, स्टेशनरी वेव आज पढ़ेंगे। स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग स्टैंडिंग वेव्स, वेव इसका मतलब बच्चों ये जो हुई अपरगामी तरंग, अप्रगामी तरंग। तरंग आज का हमारा जो टॉपिक है स्टेशनरी, इसको स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं, अपरगामी तरंग। तो इसका डेफिनेशन देखिए, अपरगामी तरंग किसे कहते हैं? जब दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव, मान लीजिए कि ये सेम फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी जा करके देखिए समझा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब जो पर सेकेंड कंपन करे, कंपन करता हुआ सेम फ्रीक्वेंसी की अगर दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की होना चाहिए और सेम एम्पलीट्यूड का भी होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए यही सब क्वेश्चन बनाता है। थ्योरी में क्या बनाएगा स्टेशनरी वेव से कि कौन सा, जिसे इंटरफियरेंस में क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन में जाकर व्यतिकरण होता है। आगे पढ़ाएंगे, अभी अपरगामी तरंग पर है कि तो पहला तो पूछता है कि इसमें से अपरगामी तरंग की प्रॉपर्टी कौन सा है, या थ्योरी बनाया हुआ है। यूपीएससी में कई बार, पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में पूछा है कि निम्न में से कौन अपरगामी तरंग की गुण है या प्रॉपर्टी है। तो देखिए अपरगामी तरंग किसे कहते हैं। मान लीजिए कि इधर से एक तरंग गई, ऐसे एक तरंग जा रही है, एक वेव है और इसका फ्रीक्वेंसी उतना ही है जितना इधर से एक वेव आ रही है। इधर से वेव आ रही है, ये इधर से आई, ये इधर से आई और यहां पर मिलकर कंपन करने लगी, खड़ा होकर, स्टैंड होकर। मीन्स देखो, ये वेव इधर से जा रही थी, ऐसे ऐसे इधर से गई, एक वेव इधर से आई, यहीं से थ्योरी बनता है बच्चों। मान लीजिए इधर से एक तरंग गई, तरंग मीन्स बताए हैं पीछे, तरंग किसे कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये जो गई, ये जो आई, तो क्या कहेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी, इसका भी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसका भी फ्रीक्वेंसी एफ है। आवृत्ति जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यही सब पूछता है कि आवृत्ति बराबर होता है कि आवृत्ति अलग अलग होता है कि आवृत्ति शून्य होता है, ऐसे ही पूछता है। तो अपरगामी तरंग किसे कहते हैं? जब बराबर आवृत्ति की और बराबर एम्पलीट्यूड, आयाम भी दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आयाम क्या है, कल बताया है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके मैक्सिमम वैल्यू को, जो विस्थापन होता है, जैसे कोई वेव ऐसे कंपन कर रहा है, तो ये जितना अपने नीचे ऊपर, मान लीजिए इस लाइन से गया, तो इस लाइन से जितना ऊपर गया या जितना नीचे आया, ये विस्थापन है। इसमें से बहुत सारा विस्थापन है, जो सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे मैक्सिमम होगा, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम। कितना ऊपर नीचे, तो आपको साउंड में बताए हैं कि ऐसे बजता है ना, तो अगर ज़्यादा ऊपर नीचे है तो वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इससे कान के पर्दे फट जाते हैं, ज़्यादा लाउडनेस होता है, कर्कश आवाज़ सुनाई देता है। और जो ऐसे ऐसे तेज बजता है वो आवाज़ तेज नहीं, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, वो आवृत्ति ज़्यादा है। जो ज़्यादा लप ऐसे करता है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और जो मान लीजिए ऊंचा नीचा कर रहा है तो वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होना चाहिए, एम्पलीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आना चाहिए, एक डायरेक्शन में नहीं। दोनों एक डायरेक्शन में जा करके, ऐसे एक डायरेक्शन में जाती है दोनों और सेम डायरेक्शन में इधर है और मिल जाती है कहीं, तो वो इंटरफेरेंस, व्यतिकरण होता है। अपोजिट डायरेक्शन से आती है, बराबर आवृत्ति और बराबर आयाम की दो तरंगे विपरीत दिशा से चलती हुई जब एक बिंदु पर स्थिर होकर, स्टैंड होकर कंपन करने लगती है, दोलन करने लगती है, तो उस तरंग को क्या कहते हैं? अपरगामी तरंग कहते हैं। ये डेफिनेशन है, इसी को एनसीईआरटी में समझाया। तक आपको लिखेंगे क्या कि इधर से एक आयाम गई, ये आवृत्ति है
आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और दोनों जब मिल जाएगी तो एक जगह क्या करेगी, कंपन करेगी। मान लीजिए इधर से कोई चीज़ गई, एक उधर से आई, दोनों मिल गई और दोनों एक जगह कंपन करने लगती है। वहीं पर एग्जाम्पल में बताएंगे, गिटार जैसे तार खींचते हैं, इधर से एक तरंग आती है, उधर से, दोनों जब टकराता है तो आवाज़ उत्पन्न होता है। तो इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि अपरगामी, इसका समीकरण क्या होता है। इसमें पूछता है प्रस्पंद निस्पंद, नोड्स एंटी नोड्स के बीच की दूरी λ/2 की λ/4, वेवलेंथ का आधा होता है कि वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य का 1/4। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इस अपरगामी से, वही चीज़ क्लियर करेंगे। तो एम्पलीट्यूड और आयाम बराबर के अपोजिट डायरेक्शन से आकर के एक जगह पर मिल करके जहां कंपन करने लगती है तो उस तरंग को क्या कहते हैं, अपरगामी तरंग। तो ये जो समझाएं इसको लिखते हैं, व्हेन टू सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड वेव्स, व्हेन इसको लिखेंगे व्हेन, इसका परिभाषा लिखेंगे व्हेन टू सेम फ्रीक्वेंसी, when two same frequency and same amplitude same frequency, when two same frequency and same amplitude waves are superimposed each other, superimposed to each other, moving in opposite डायरेक्शन। हिंदी वाले ध्यान देंगे, डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये अपरगामी का डेफिनेशन हुआ, जब दो बराबर आवृत्ति और बराबर आयाम की दो तरंगे विपरीत दिशा से चलती हुई एक दूसरे से मिलकर सुपर इम्पोज्ड होकर जब मिल जाती है और एक ही जगह पर क्या करती है, कंपन करने लगती है या मूव करने लगती है, तो उस वेव को क्या कहते हैं, अपरगामी। एक ही जगह पर कंपन करती है तो उसे क्या कहते हैं, अपरगामी तरंग कहते हैं। जब दो बराबर आवृत्ति और बराबर आयाम की तरंगे विपरीत दिशा से चलती हुई एक दूसरे से मिलकर एक ही दिशा पर कंपन करने लगे, उसे अपरगामी तरंग कहते हैं। ये तो रहा डेफिनेशन। अब इसमें से क्वेश्चन क्या निकला, देखिए ये डेफिनेशन क्यों लगाए, तो यहाँ हिंदी वाले भी लिख लेंगे। इसमें से 3 थ्योरी निकला जो हमेशा पूछता है। पहला, अपरगामी तरंग में फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, सेम होती है, बराबर आवृत्ति रहना चाहिए। एम्पलीट्यूड कैसा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, सेम होता है। और दिशा की तरह एक ही दिशा में चलती है कि अपोजिट, तो अपोजिट से दो तरंगे आकर मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन बनाता है इसी डेफिनेशन में से। तो जब दो समान आवृत्ति एवं समान आयाम की तरंगे, जब दो समान आवृत्ति एवं समान आयाम की तरंगे विपरीत दिशा से आती हुई एक दूसरे से मिलकर एक ही जगह कंपन करने लगती है, तो उसे अपरगामी तरंग कहते हैं। अपरगामी तरंग
कहते हैं, तरंग कहते हैं। देखिए बच्चों, ये लिख दिए पूरा जो दिया है आपके बुक में, इसी में से क्वेश्चन बनाता है। आवृत्ति कैसा रहता है? समान। आयाम कैसा रहता है? समान। यही पूछता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए? इक्वल। और एम्पलीट्यूड भी कैसा होना चाहिए? आयाम इक्वल। और दिशा कैसे होता है? विपरीत। यही क्वेश्चन बनाता है कि दो अपरगामी तरंगे कब उत्पन्न होती है। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस व्हेन टू वेव्स आर मूविंग सेम डायरेक्शन। दो तरंगे एक ही दिशा में चलती है कि दो तरंगे विपरीत दिशा में चलती है, ऐसे क्वेश्चन बनाया है। तो इसी डेफिनेशन से, इसीलिए इतना टाइम लिया आपको डेफिनेशन बताने में, इसमें से क्वेश्चन बनता है। अब आगे आते हैं, इसमें से क्या पूछता है? इसका प्रॉपर्टी पूछता है। इसमें से पूछ देगा बच्चों कि जो अपरगामी तरंगे होती है, दो तरंगों से मिलकर बनती है, क्या उनकी आवृत्ति अलग अलग होती है कि आवृत्ति बराबर होती है? आवृत्ति अलग अलग होती है कि आवृत्ति बराबर होती है, एक ही दिशा में चलती है कि विपरीत दिशा में चलती है, आयाम बराबर होता है कि आयाम अलग अलग होता है, सब क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ अपरगामी वेव्स, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव्स, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव। वेव्स, अपरगामी तरंगों के गुण, अपरगामी तरंगों के गुण। ये अपरगामी तरंगे जो होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके गुण क्या है? प्रॉपर्टी से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाता है, तो आपको सीखना है कि अपरगामी जो तरंगे होती है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला है नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखिए वेव की जो होती है ना बच्चों, वेव जो होती है ऊर्जा ले जाती है एक जगह। जैसे ये वेव जाती है ना, ऐसे ये जाती है तो ऐसे जाती है, तो ये क्या करती है, ये पार्टिकल यही मूव करते हैं, लेकिन एनर्जी ये इसको देता है, जैसे पुश करता है। जैसे हम एक को ढके, जैसे लाइन लगा है, एक को धक्का दिया तो पूरा लाइन झुक गया, तो ये इसको एनर्जी दिया, ये इसका ऐसे होता है, तो लगता है कि आगे जा रही है। आगे पार्टिकल वहीं रहते हैं, जाकर के पहला लेक्चर देखिए वहाँ पर समझाएंगे। तो एनर्जी ले जाती है, ट्रांसफर करती है। लेकिन स्टेशनरी जब बन जाती है, एक ही जगह हो जाती है, तो एनर्जी नहीं ट्रांसफर करती है। नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऊर्जा स्थानांतरित नहीं करती है, ऊर्जा स्थानांतरित नहीं करती है। ये जो आपकी स्टेशनरी वेव्स है, जो अपरगामी तरंग है बच्चों, वो क्या करती है कि ऊर्जा स्थानांतरित नहीं करती है। मीन्स ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाती है। ये क्वेश्चन बनता है। इसका पहला गुण है कि नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती है। ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती है। ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती है। दूसरा बात याद रखना है, इट कैन बी गेन्ड इन बोथ, it can be gained in both, it can be gained both longitudinal and transverse। पीछे पढ़ा है बच्चों कि लॉन्गिट्यूडिनल के वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है। तो कहता है कि इट कैन बी गेन्ड बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों से उत्पन्न की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। ये मीन्स जो अपरगामी तरंग है, ये अनुप्रस्थ एवं क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अपरगामी तरंगे होती है किससे उत्पन्न होती है? केवल अनुदैर्ध्य तरंगों से, केवल अनुप्रस्थ तरंगों से, कि इनमें कोई नहीं कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों से। तो आपको टिक लगाना है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों से। ये अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य
दोनों तरंगों से उत्पन्न की जा सकती है। जो ये पूछता है ना अपरगामी, देखिए पहला तो इसका डेफिनेशन मेन है कि आखिर बनती कैसे है। सेम डायरेक्शन में वेव से बनती है, दो वेव मिल करके एक वेव बनती है जो क्या कहलाती है, स्टेशनरी वेव या अपरगामी तरंगे। तो वो ऊर्जा नहीं ले जा सकती। ऑब्वियसली बात है, क्लियर बात है कि वो एक ही जब आ रही है तो ऊर्जा लेकर आई, ये भी ऊर्जा लेकर आई, मिल करके अब एक ही जगह कंपन कर रही तो ऊर्जा कहाँ ले जाएगी। बस स्टेशनरी है, स्टेशनर है, स्टैंडिंग है, खड़ा है, स्थिर है, तो ऊर्जा कहाँ ले जाएगी। इट कैन गेन बोथ द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों से उत्पन्न की जा सकती है। दोनों प्रकार की तरंगे मिल करके बना सकती है। अगला जो होता है बच्चों इसका, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में अगर लिखेंगे इसका उदाहरण अपरगामी तरंग का, ये स्टेशनरी जो वेव्स होती है अपरगामी तरंग का अगर एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल तो देखिए जैसे हम लोगों ने जैसे एक तार छोड़े, दोनों ओर से तरंग आकर एक पर जब लगने लगता है तो वाइब्रेशन होता है। ये कहाँ होता है, वायलिन या गिटार में होता है। मान लीजिए कि एक तार छोड़े तो एक तार उधर से आया, एक तार इधर से आया, दोनों जब टकराता है और एक जगह वाइब्रेट करने लगता है, जिसे एक तार इधर से छोड़े या एक तार उधर से, तो दोनों जाकर के एक जगह टकरा करके उत्पन्न हुआ। तो वो कहाँ होता है, गिटार और वायलिन में। तो वैसा जहाँ जहाँ होकर के साउंड प्रोड्यूस या जो भी यूज होता है तो वहाँ पर कौन तरंगे होती, जैसे यहाँ से एक गया इधर से और एक दूसरा इधर से आया और दोनों मिल करके एक जगह कंपन करने लगे और साउंड या कुछ प्रोड्यूस किए, तो वैसे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरगामी। तो इसका एग्जाम्पल होता है वायलिन, वायलिन वायलिन जो बजाने वाला होता है, या गिटार, गिटार भी होता है, गिटार और फ्लूट, बांसुरी, ये सब इसके एग्जाम्पल है। फ्लूट, बांसुरी, तो ये जो होते हैं ना, पूछता है कि कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। वायलिन में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, तो आपको टिक लगाना है अपरगामी। गिटार में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, तो अपरगामी। बांसुरी में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, अपरगामी। तो ऐसे क्वेश्चन थ्योरी का बनाता है। अब देखिए बच्चों, जब दो तरंगे चलकर मिलकर एक ही जगह पर वाइब्रेट करती है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। देखिए उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। जब दो तरंगे मिलती है और एक जगह पर कंपन करती है, देखिए जब दो तरंगे आकर के और एक जगह पर कंपन करती है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। सेम ऐसे ऐसे होता है। मान लीजिए एक तरंग इधर से गई, एक इधर से, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनता है उसका। मान लीजिए ऐसे ऐसे। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर दूरी तो न्यूनतम है, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम दूरी है, यहाँ पर न्यूनतम है, यहाँ पर फिर मैक्सिमम है, यहाँ पर दोनों जीरो हो गई विस्थापन। जहाँ पर मैक्सिमम विस्थापन होता है, ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ दोनों तो जीरो है, दोनों तरंग के पार्टिकल जो लाइन है मिल गई। यहाँ पर दोनों क्या है, दूर दूर है। तो जहाँ पर दूर दूर है, जैसे यहाँ पर दूर दूर है, जहाँ पर दूर रहते हैं उसको कहते हैं, जहाँ पर दूर बनता है बच्चों उसको कहते हैं, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसे कहते हैं एंटीनोड्स, प्रस्पंद। और जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है उसे कहते हैं नोड्स। तो यहाँ इसको कहते हैं नोड्स, नोड्स, नोड्स कहते हैं। निस्पंद, 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 इसको कहते हैं एंटीनोड्स, एंटीनोड्स। पूछता है प्रस्पंद, प्रस्पंद, प्रस्पंद। जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो उसे कहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा दूरी हो, इस पॉइंट को कहेंगे प्रस्पंद, प्रस्पंद। और इसको क्या कहेंगे, निस्पंद। तो जहाँ पर दोनों काट देता है, ऐसे समझो, जहाँ पर दोनों लाइन काटता है उसे कहते हैं नोड्स, निस्पंद। उसे क्या कहते हैं, निस्पंद, नोड्स, नोड्स कहते हैं। और जहाँ पर मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं एंटीनोड्स, प्रस्पंद, एंटीनोड्स, प्रस्पंद। अब पूछता है, अब देखिए कैसे बनता है, इसको कैसे समझेंगे, प्रस्पंद और निस्पंद को। प्रस्पंद और निस्पंद को ऐसे समझेंगे। देखिए जैसे कोई है तो आपको बताए हैं कि ऐसे तरंग यहाँ से चली, एक
ऐसे, यहाँ से एक चली ऐसे, फिर दोनों ऐसे ऐसे करके चल रही है, यहाँ मिली, फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रही। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है यहाँ तो तरंग यहाँ से चली, चाहे इसको लेते हैं, ये यहाँ से चलती हुई ऊपर जा कर के नीचे आकर के फिर जब इस पोजीशन पर आएगी तो एक वेवलेंथ बोलते हैं। आपको बताए हैं कि एक कब बोलेंगे, एक कब बोलेंगे, एक बोलते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर यहाँ से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो हाफ है, यहाँ से चली और फिर यहाँ से नीचे जाकर फिर यहीं पर आएगी तो एक होगा, तो ये तो λ/2 होगा। ये क्या है बच्चों, λ/2 है। और ये जो है इसका भी हाफ है, तो ये क्या है, λ/4 है। और ये दूरी λ/2 है। जा कर के पीछे देखिए, क्योंकि यहाँ समझिए पीछे पढ़ाए हैं कि ऐसे जा कर के यहाँ पहुँच गई ना, ऐसे जा करके जहाँ से चली वहाँ ऊपर जाके नीचे जाके फिर वहीं पहुँच गई, तो वेवलेंथ लैम्डा होता है। यहाँ से यहाँ तक उसका आधा दूरी ये है और इसका भी आधा तो ये है, अभी पूरा करेगा इधर, तो ये λ/4 हो गया। तो ये जो है ना, ये नोड्स है, क्या है, नोड्स है, नोड्स। ये क्या है, एंटी नोड्स है, ये क्या है, एंटी नोड्स है, एंटी नोड। फिर क्या है, नोड्स। तो दो नोड्स के बीच की दूरी क्या होती है, λ/2। यही पूछता है, दो नोड्स के बीच की दूरी क्या होती है, λ/2। जहां दोनों काटता है उसके बीच की दूरी क्या होती है, λ/2। एक नोड्स और एक एंटी नोड्स, एक नोड्स एक एंटी नोड्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, λ/4। तो ये आपको लिख लेना है, यही आपको एग्जाम में पूछता है। ये फिगर से समझा दिए, जहां पर दोनों काटता है तो आपको लिखना क्या है कि जैसे एक एंटी नोड बनता है, पहले एंटी नोड बना, एंटी नोड बना, एंटी नोड मीन्स प्रस्पंद, प्रस्पंद बना, प्रस्पंद, फिर बना नोड, नोड माने स्पंद, निस्पंद, 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 पंद, निस्पंद, निस्पंद बना, प्रस्पंद बना, निस्पंद बना, ये बना। ऐसे ही फिर एंटी नोड बनता है, फिर नोड बनता है, ये बनता जाता है। जैसे ये जो जहाँ ऐसे देखो, जैसे ये तरंग हुई, यहाँ से ये तरंग हुई, ऐसे चल रही है, तो ये जो दूरी होता है ना, यहाँ जहाँ मिल गई, जहाँ मिल गई, तो जहाँ मिल गई वो नोड्स है, ये नोड्स है। जहाँ मिल गई फिर ये मिल करके आगे ऐसे जाएगी, यहाँ मिल गई तो नोड्स है। और जहाँ जहाँ नहीं मिली है, ज़्यादा दूरी है, दोनों के बीच में मैक्सिमम है, ये वे एंटी नोड्स है, एंटी नोड्स है, एंटी नोड्स है। और बताए क्या है बच्चों, एक नोड और एक एंटी नोड, एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/ क्या होती है, 4 होती है। क्रमागत लगातार, ये नहीं कि एक यहाँ के यहाँ के ना, क्रमागत दो निस्पंद, एक निस्पंद एक प्रस्पंद। और दो एंटी नोड्स का है तो λ/2 लगाना है, या दो निस्पंद का है तो λ/2 लगाना है। यही आपको याद रखना है कि आपको क्या याद रखना है, यही याद रखना है कि λ/2। एक प्रस्पंद एक निस्पंद के बीच की दूरी करे, एक प्रस्पंद एक निस्पंद, तो λ/4 तरंग दैर्घ्य का 1/4 और देता है कि तरंग दैर्घ्य इतना है, तो निस्पंद और पिस्पंद के बीच की दूरी बताए, तो इस न्यूमेरिकल में भी यही कंसेप्ट देगा। और दोनों एंटी नोड से सेम है तो λ/2 लगाना है। दोनों नोड है, निस्पंद निस्पंद, दोनों सेम पूछेगा, कर्मागत में पूछेगा कि दो प्रस्पंद के बीच की दूरी तो λ/2, दो निस्पंद, दोनों निस्पंद कहेगा, एक निस्पंद एक प्रस्पंद कहेगा तो λ/4। ये क्वेश्चन हमेशा होता है। तो आगे पढ़ेंगे इसके। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कंसेप्ट के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। प्लेलिस्ट में पूरा कंसेप्ट एनसीईआरटी का साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के स्टार्ट से है बच्चों, वहां से पढ़िए। पूरा प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कवर किए हैं कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा और जाकर के सिलेक्शन ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।